हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पिछले 3 दिन की राहत के बाद शनिवार को फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। बढ़ोतरी ऐसी कि कई शहरों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत 3 आंकड़ों के करीब पहुंच गई है। यानी महंगाई के पिच पर पेट्रोल और डीजल की जोड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, जिससे आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आज एक बार फिर झटका दिया। पिछले 3 दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई। आज सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में जहां 15 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी की, वहीं पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच केंद्र और राज्य सरकार तेल पर टैक्स कम करने के मूड में नहीं है। पेट्रोल और डीजल के भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर फरवरी की बात करें तो पूरा फरवरी निकल गया, वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। आज भी 23 पैसे पेट्रोल और 15 पैसे डीजल बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल है वो तकरीबन 92 रुपये हो गया है और जो डीजल है वो तकरीबन है 85 से 86 रुपये पहुंच गया है। आम लोगों से जानेंगे उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है। ऐसे हालात हो गए हैं कि आप भीख भी नहीं मांग सकते और पूरा घर का बजट सारा खराब हो चुका है। आज फरवरी से देख लो आप, पूरा पहले कोरोना काल ने हमें मारा हुआ था, अब इस महंगाई ने मार दिया। अब बच्चों को हम स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते, जो कि अगर बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाए तो दूर दूर स्कूल होते कैसे लेके जाए, और बगैर साधन के बगैर कोई काम चलता नहीं सर। मैंने तो अब बाइक भी निकालनी बंद कर दिया बाहर, क्योंकि हमें स्कूल में जाना, इसलिए हम लेट हो जाते, बाइक लेके चले जाते थे। बट अब जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है तो हमारी पॉकेट पे भी असर पड़ रहा है और बाइक भी नहीं निकाल रहे। इस बात पे हम लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को उनको मिल बैठकर कहीं ना कहीं अपना वैट ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि पूरा फरवरी निकल गया, लगातार 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 पैसे बढ़ाकर आम लोगों के लिए जो जेब पर जो डाका डाला जा रहा है वो आम लोग सहन कर सकते हैं। उनको साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं छोड़ सकते हैं। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जो पॉकेट मनी हम लोगों को मिलती थी उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। लोग शेयरिंग करने लगे हैं, लोगों ने बाइकें निकालना बंद कर दिया है, लोग 4 व्हीलर से कम आते हैं, लोग प्राइवेट जो साधन है वो भी महंगे हो जाएंगे। तेल कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए भाव के मुताबिक देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। पेट्रोल प्रति लीटर 101 रुपये 84 पैसे पर मिल रहा है और डीजल की कीमत 93 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है। और इसी तरह इंदौर में 99 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 89 रुपये 77 पैसे डीजल है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 76 पैसे है। जयपुर में 97 रुपये 72 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत 89 रुपये 98 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 57 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 88 रुपये 60 पैसे है। पुणे में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये 59 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 87 रुपये 26 पैसे है। बेंगलोर में 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, 86 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर डीजल है। पटना में 93 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 86 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर डीजल है। चेन्नई में 73 रुपये 11 पैसे पेट्रोल और 86 रुपये 45 पैसे डीजल है। कोलकाता में पेट्रोल का यही दाम 91 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 84 रुपये 35 पैसे डीजल की कीमत है। देश की राजधानी दिल्ली में 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है, वहीं 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। लखनऊ में 89 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, वहीं 81 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। अहमदाबाद में 88 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, वहीं 87 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है। चंडीगढ़ में 87 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है, वहीं 81 रुपये 17 पैसे डीजल की कीमत है। गुरुग्राम में 88 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है, वहीं 81 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत है।
डीजल और पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है, जिसका प्रभाव आम आदमी पर सीधा पड़ रहा है। अगर हम देर रात की भी बात करें तो कल से आज जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, जिसमें 15 पैसे डीजल और 23 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से बढ़ोतरी होते होते अब जो है 82 रुपए से ऊपर डीजल चला गया है और 89 रुपए से ऊपर पेट्रोल के भाव चले गए हैं। कहीं न कहीं ये महंगाई आम आदमी को प्रभावित कर रही है और लोग, जनता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, वरना आम आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों से जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम जीवन, आम व्यक्ति और आम जो गरीब है तबके का है, चाहे कर्मचारी है, व्यापारी है, हर कोई प्रभावित हो रहा है और किसानों पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल डीजल कीमतों में वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं एक ये चिंता का विषय देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा, बढ़ती पेट्रोल डीजलों की कीमतों की वजह से बाजार भी और जो पेट्रोल पंप है वो सुने सुने नजर आ रहे हैं। लगता है कि जो लोगों का कहना ये है कि जो सब्जी 100 रुपए की आती थी, आज वही सब्जी 200 रुपए की आती है। आम जन की जेब पर भी काफी असर देखने को मिलेगा और घर का बजट भी गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखो, हमारी आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है कि जो चीज पहले 100 की आती थी वो अब 200 का तेल डलवा के चलानी पड़ रही है हमें मोटरसाइकिल। इससे सब्जियों वाले भी रेट बढ़ा रहे हैं कि उन्हें तेल का बहुत खर्चा होता है उनका भी, तो ये बहुत बेकार है देश के लिए। तो जी मेरा तो यही कहना है जी, देखो कस्टमर किराया वही दे रहे हैं, तेल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है जी। अब यही है जी, देखो इसमें तो नुकसान ही है जी। देखो जो ट्रैफिक है, जैसे मशीन चल रही है, ये तो तेल खाएगी जी। कस्टमर वही हमको वही किराया दे रहे हैं, कोई कस्टमर किराया दे के राजी नहीं है। कोई भी जिसको भी किसी को कुछ अपना काम करवाना है वो किराया वही रोक रहे हैं, हम जो पहले देखते थे वही दे रहे हैं। अब तेल इतने बढ़ रहे हैं तो ये हमारे वर्ग के ड्राइवर हैं, तो मशीनें चल रही है तो हम कहाँ जाएंगे जी। जिससे आम लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई का बोझ आम आदमी पर किस कदर पड़ा है, इसको सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार पर पहले की तुलना में 10,000 रुपए से ज्यादा के खर्च का बोझ बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पिहोवा के वार्ड नंबर 8 में संत गुरु रविदास सभा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे महापुरुषों ने समाज को हमेशा सत्य पर चलने और मानवता की सेवा करने की राह दिखाई। उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जनसेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत गुरु रविदास जी की जयंती प्रत्येक जिला में मनाने की घोषणा करके महापुरुषों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा का परिचय दिया है। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा और उनके विचारों एवं व्यक्तित्व में निखार आएगा। खेल मंत्री ने गुरु रविदास सभा के लिए 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वार्ड नंबर 8 में बनने जा रही संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। सभा की ओर से खेल मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया गया। समाज को, पिहोवा वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को मैं गुरु रविदास जयंती के ऊपर बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि गुरु रविदास जयंती के ऊपर उन्होंने पहल की है हरियाणा सरकार ने और इसको सरकारी छुट्टी और सम्मान, सभी को एक सम्मान, जो हमारा एक नारा है हरियाणा का, उसको एक सम्मान करके एक पहल की है। उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। हर समाज को वो आगे लेके आ रहे हैं और मैं पूरे पिहोवा के वासियों को और हरियाणा के वासियों को एक बार फिर दोबारा बधाई देता हूँ। करनाल में संत श्री गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और लोगों को संत गुरु रविदास के दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में पहले सहकारिता मंत्री ने अंबेडकर चौक पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बनवारी लाल ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने लोगों को बुराइयों से दूर रहने और भलाई का मार्ग दिखाया। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संत गुरु रविदास जी ने जो एक समाज में एक मैसेज दिया कि हर समाज, हर वर्ग को अपने आसपास मिलकर और आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आपस में भाईचारा नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी आदमी जाति से या समाज से बड़ा नहीं होता, वो अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो अच्छे कर्म करने चाहिए जो हर आदमी के काम आए। यही उपदेश जो संत गुरु रविदास जी ने दिया था, उन उपदेशों को हमें अपने जीवन में पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को गुरु रविदास मंदिर और धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में नगराधीश गौरव गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा लोकहित पार्टी के युवा नेता धवल कांडा और धैर्य कांडा भी मौजूद रहे। गोविंद कांडा ने कहा कि संत महात्माओं की जयंती पर सर्व समाज को एकजुट होकर कार्यक्रम करने चाहिए। संत महात्मा सभी के होते हैं, वे जाति विशेष के नहीं होते। इसलिए सर्व समाज के लोगों को संत महात्माओं की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करनी चाहिए। उनके दिखाए रास्तों पर चलते हुए जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वहीं गोविंद कांडा ने लंगर आयोजकों को सहयोग के रूप में 31,000 रुपए की राशि भेंट की। सिरसावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, भाई गोपाल कांडा जी की तरफ से श्री शिरोमणि रविदास जी की जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज की जयंती जो पूरे हरियाणा में बनी है, ये एक अलग प्रकार की जयंती बनाई आज मुख्यमंत्री जी ने, कि पूरे हरियाणा को जोड़कर जो उन्होंने बुछारें की हरियाणा के ऊपर, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक नया अनुभव आज मुख्यमंत्री जी ने, तेजस्वी, ऊर्जावान और दयावान, जिन्होंने आज पूरे हरियाणा की जयंतियों को जोड़कर, पहले तो उन्होंने देखा भी कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पे उन्होंने सर्व समाज को जो घोषणाएं की है, ये बहुत बड़ी घोषणाएं की है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सफेदों में दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पर बीजेपी के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे तो वे बीजेपी के खिलाफ बोलने की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को ही निशाने पर रखते थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय सिंह चौटाला का बीजेपी से प्यार बड़ौदा उपचुनाव में भी सामने आया, जब उन्होंने कमजोर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा। अब इस्तीफा देकर फिर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के रोजगार खत्म हो गए हैं, हर वर्ग दुखी है। यही कारण है कि आज बीजेपी को सचिवालय में बैठकर राजनीति करनी पड़ रही है। आम जनता के बीच जाने से उन्हें डर लगता है। मैं समझता हूँ कि वो कुछ भी कह सकते हैं। पहले 5 साल 2014 में उनको नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, मगर 5 साल उनके निशाने पे हुड्डा साहब रहे। लोगों ने इसीलिए उनको नेता विपक्ष की जिम्मेदारी से रिलीव करते हुए एक विधायक के रूप में उनका है। तो वहां उस समय बीजेपी की लड़ाई लड़ते, बीजेपी के खिलाफ, मगर चिट्ठी दी हुड्डा साहब की सिक्योरिटी वापस लो, चिट्ठी दी सरकार को हुड्डा साहब की कोठी वापस लो। हुड्डा साहब तो उस समय जो है कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी थी। लड़ाई तो ये होनी चाहिए थी कि खट्टर साहब का इस्तीफा दो, मगर वो उस समय हुड्डा साहब को के खिलाफ बोलते थे। अब पिछले 2 साल से भी हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो भी काम करते हैं, आपने देखा बड़ौदा में जो उन्होंने उम्मीदवार दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उस लाइन पे चलते हैं।
तो इस तरह की जो राजनीति है उनको सोचना चाहिए। इस समय विपक्ष की एकजुटता की जरूरत थी। प्रदेश का किसान ये देखना चाहता था विपक्ष एकजुटता से सरकार का मुकाबला करे, किसान के हक की लड़ाई लड़े, मगर उन्होंने जो इस्तीफा दिया उससे कहीं ना कहीं एक दिखाई दिया कि वे विपक्ष में एक जो है दरार का काम उन्हें दिखाई दिया, जिससे केवल और केवल फायदा बीजेपी को फायदा दिखाई दिया। इससे किसान का कोई फायदा नहीं, केवल बीजेपी का फायदा हुआ है। ये मैं मानता हूँ कि जो मैंने बात रखी राज्यसभा में बजट पे बोलते हुए कि कभी इतना बेरोजगारी का दर 70 साल के इतिहास में देश में, और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार कह रही है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो अंग है, उनके आंकड़ों के अनुसार देश के आज़ादी से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हुआ है। तो इस बात को सरकार उपलब्धि भी बताना चाहे या सरकार की विफलता है तो जनता फैसला करे। और उससे भी दुख की बात यह है कि देश में तो 70 साल में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा, मगर देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में बाकी प्रदेशों के मुकाबले में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में। तो ये खट्टर सरकार की आप उपलब्धि कहो या विफलता कहो, तो इसीलिए आज जो है प्रदेश का युवा और देश का युवा परेशान है। इंडस्ट्री नाम की चीज नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, कहीं निवेश अगर आप 7 साल में खट्टर सरकार के ढूंढ के ले आओ, जो है पूरे प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं और सरकारी क्षेत्र के अंदर लगाने की बजाय। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महम में दिखा, जहां सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में नवनिर्मित इंडोर हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उद्घाटन समारोह में सांसद के साथ पहलवान योगेश्वर दत्त को भी आना था, लेकिन किसानों के विरोध के कारण पहलवान नहीं पहुंचे। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जांगड़ा स्कूल पहुंचे, किसानों ने गेट पर जांगड़ा को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद किसान स्कूल गेट पर ही सड़क पर बैठ गए। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को कबड्डी मैच के अलावा अनेक गतिविधियों में बतौर मुख्य अतिथि शरीक होना था। बच्चों की हौसला अफजाई करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते जल्द ही कार्यक्रम से वो उठकर चले गए। स्कूल गेट से निकलने पर किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी की। पुलिस ने बहुत मशक्कत से उन्हें वहां विरोध ये है, जो बीजेपी के नेता हैं, सीधी बात है, जो आज हमारे किसान भाई जो धरने बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि MSP गारंटी बने और जो काले कानून वापिस हों। लेकिन जो राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं, योगेश्वर दत्त जो प्रत्याशी रहे हैं बड़ौदा हल्के से भी, उनके सामने हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि वो किसानों की मांगों क्यों नहीं उठा रहे, जबकि मैम 24 क्षेत्र जो है वो पूरा किसानों का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और जब ये कानून बनने लग रहे थे तब रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे बीच में क्यों नहीं आए। और ऐसे फंक्शन उनको पता होना चाहिए, जब किसान आंदोलन चल रहा है तो ऐसे फंक्शनों को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए किसानों के विरोध को देखते हुए। और वो लगातार इस तरह के अगर ये प्रोग्राम होंगे तो किसान निश्चित तौर पर उनका विरोध करेगा। स्कूल संचालक को समझाया गया था कि आप ऐसे कार्यक्रम ना करें, आप किसी भी किसान नेता से या किसी सामाजिक अधिकारी से या कोई भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता है उससे अपना स्कूल का एनुअल फंक्शन करवाएं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को हम किसी भी सूरत हाल में कहीं भी उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। ये किसान नेताओं ने चेतावनी दी थी। और सबसे बड़ी बात है, हर किसान आज जागरूक है, जो अपनी मांगों लेकर के, हमारे किसान भाई जो हैं लगातार धरने बैठे हुए हैं, 250 से अधिक साधित हो चुकी हैं। सरकार जो है उनकी मांगों को मानने के बजाय उनको तरह तरह से षड्यंत्र रचा करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और वही हमारे मन में अंदर की टीस है कि जो हमारे किसान भाइयों का अपमान किया जा रहा है, हम किसी भी सूरत हाल में इन बीजेपी नेताओं का कहीं भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा जी। साल में हर साल एनुअल फंक्शन होता है स्कूल के अंदर, लेकिन अब की बार ही क्यों सरस्वती स्कूल ने इन 2 प्रतिनिधियों को चुना यहाँ बुलाने के लिए? सिर्फ ये किसान प्रोटेस्ट को कमजोर करने की साजिश है, किसी भी तरह कि भाई मैसेज गलत जाए कि भाई 24 में बड़ी अच्छी जनसभा हुई इनकी, 24 में अच्छा ये होया। लेकिन मैम 24 समझदार है, जानती है ऐसा नहीं होने देगी। हम अपने किसान अपनी आवाज उठाएगा और तन मन धन के साथ। किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। बादली गांव से शनिवार को सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ लाखों रुपए के चंदे के साथ ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंचा, जिसमें महिलाओं का जत्था भी विशेष तौर पर हरियाणवी संस्कृति को दर्शाने वाले परिधान में पहुंचा। खेतों में पानी देने के समय के बावजूद और फसलों की कटाई के बावजूद भी ढांसा बॉर्डर धरने पर अप्रत्याशित रूप से किसानों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
देखिए, ये हमारे किसानों के हौसले बिल्कुल बुलंद है, क्योंकि ये हमारी जमीन की और मान स्वाभिमान की लड़ाई है। सरकार ने सोचा था कि ये पानी का समय है, लामनी का समय है, ये सब उठ के चले जाएंगे, लेकिन जितना हमारी शांतिपूर्वक आंदोलन को दबाया जाएगा उतना ये उभर के सामने आएगा। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है गर्मियों के लिए टेंट भी लगा दिए गए हैं, गर्मियों के लिए कूलर की भी व्यवस्था कर दी गई है डासा बॉर्डर धरने पर, और वाटर कूलर की भी व्यवस्था कर दी गई है। और जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं हो जाते, किसान शांतिपूर्वक ऐसे ही बैठा रहेगा और अपनी मांग मनवा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठन हर रोज अलग अलग तरीकों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज देश और प्रदेश में किसान मजदूर संगठन मनाया जा रहा है। अपने प्रदर्शन के जरिए किसान और मजदूर कृषि कानूनों के विरोध के साथ साथ पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का भी विरोध कर रहे हैं। बात तो शाम के करें तो यहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कृषि कानूनों के विरोध में गोहाना के बड़ौता गांव से बड़वासनी तक ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर विरोध किया। तो शाम और गोहाना के साथ साथ किसानों ने फतेहाबाद में भी किसान मजदूर एकता दिवस